हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास के लिए सब लोग आ गए हैं, काफ़ी जनता आ गई है। मैकेनिकल वाले भी आ गए हैं, सिविल वाले तो थे ही। और अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे स्टेट या सेंट्रल जेई के किसी भी एग्जामिनेशन में। इवन अगर आप गेट की मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आप इवन गेट की भी तैयारी कर रहे हों, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हों, तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। स्टेट जेई और एई की तो बात ही छोड़ो, उसमें तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण है ये। गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। जी जी जी, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अभी यथास्थिति क्या है बच्चों की मुझे पता चल पाएगा। एक बार ना आप लोग सेशन लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइव हैं उससे कम लाइक्स हैं हमारे उस पर, ठीक है ना। आवर टीम इज़ डूइंग बेस्ट एफर्ट। सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार कोशिश करिए कि आप लोग भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिकतम लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएँ। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई आज, चूँकि सर की क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच गई थी। तो अब और लेट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे कि आप कई सारी चीज़ें सीख पाएंगे जिनका आपसे प्रॉमिस हुआ था। ठीक है, बोलो बच्चों। एक बार सब लोग जरा थम्स अप करके बता दो कि सब लोग दिख रहे हो। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अमूमन फ्लूइड प्रॉपर्टी से है, जिसमें अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें कोई बहुत दम नहीं है, हालांकि बहुत दम नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता बहुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैविटेशन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैविटेशन जो की फिनोमिना है, कैविटेशन की जो फिनोमिना है, ये कहाँ दिखाई पड़ेगी आपको, कहाँ दिखाई पड़ती है, इसका रीज़न क्या है। सरफेस टेंशन इसका रीज़न है, या फिर विस्कोसिटी इसका रीज़न है, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका रीज़न है, या फिर इसका रीज़न वेपर प्रेशर है। कैविटेशन होता क्या है आप समझते हैं? बोलो बेटा। कैविटेशन का मतलब है कि कैविटीज का बन जाना। क्या बन जाती हैं? कैविटीज बन जाती हैं, जहां पर गड्ढे बन जाते हैं, और उस फिनोमिना को हम लोग कैविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटेशन। वेपर प्रेशर क्या होता है आप समझते हैं? बोलो बेटा। वेपर प्रेशर क्या होता है आप समझते हैं? इसका रीजन है वेपर प्रेशर, नो डाउट। लेकिन ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वेपर प्रेशर क्या होता है इसका अंदाजा नहीं होता है। वेपर प्रेशर होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। वेपर प्रेशर होता क्या है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड की जो प्रकृति होती है वो ये होती है कि, हाँ, लिक्विड की जो प्रकृति होती है वो ये होती है कि वो वेपोराइज हो करके ऊपरी सतह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वेपोराइज होते रहते हैं। और वेपोराइज हो करके कहाँ इकट्ठे होते हैं? इस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, इस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और ये इकट्ठे हो करके प्रेशर लगाएंगे। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। जो बॉइलिंग की फिनोमिना है वो आप हीट सप्लाई करते हो तब होती है। वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर होता है। अगर आप कभी पानी, किसी गिलास वगैरह में पानी लेकर के आप रख दीजिए, तो आप देखिए थोड़ा सा वेपोराइजेशन होगा। इवन थोड़ा सा पानी लेकर के आप रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर भी, थोड़े बहुत पानी हो तो धीरे वो कम होने लगता है ना, उसके पार्टिकल्स वेपोराइज होने लगते हैं। तो कैविटेशन का रीजन क्या होता है? आपका वेपर प्रेशर ही होता है। इस बात को आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, देखिए ये सवाल ना गेट में आया है। इस सवाल को रखने का उद्देश्य क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि जो गेट का लेवल है, जो ईएससी का लेवल है, जो गेट का लेवल है, जो ईएससी का लेवल है, जो ए एग्जाम का लेवल है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस लगा लिए हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो फिर ये सारे क्वेश्चन या फिर ये सारे एग्जाम तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है, कोई दम ही नहीं है आप में। आप में दम है मतलब एग्जाम में दम नहीं है, क्वेश्चंस में दम नहीं है। तो जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आप
आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि देखिए गेट में आया हुआ प्रश्न है। जो क्वेश्चन गेट में आ रहा है बेटा ना, उसका अपना कुछ लेवल है, उसका अपना क्या है, एक लेवल है। वो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपने यूं लगा लिया, इसका मतलब ना कि आप अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हो। गेट के शानदार न्यूमेरिकल्स भी आप लगा सकते हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लगा सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पर हो गई है सो बच्चों बी कॉन्फिडेंट, तैयार रहो, आप आत्मविश्वास बना के रखो। आने वाला समय आपका है। निश्चित रूप से एक नहीं बल्कि विभिन्न जे एग्जाम पास करके आप एक स्थिति में, ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको चुनना रहेगा कि हम ये एग्जाम चुन लेते हैं। क्या कह रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में कह रहा है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। देखो अमूमन देखो फ्लूइड की ही अगर हम बात करें ना, फ्लूइड की हम अगर बात करें तो ये ना स्ट्रेस की बात नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रेन की भी बात नहीं करता, बल्कि ये किसकी बात करता है, रेट ऑफ की बात करता है। आपको मैंने जब फ्लूइड पढ़ाया होगा या फ्लूइड के मैकेनिज्म आपने मेरे लेक्चर कभी देखे होंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इस चीज को आप महसूस करिएगा। जैसे अगर हम सोम की बात करते हैं, अगर हम सोम की बात करते हैं ना, तो हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम एफएम की बात करते हैं, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हमेशा फ्लूइड में ना रेट की बात करते हैं। तो देखिए शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए तो एकदम गलत है, क्योंकि रेट की कोई बात ही नहीं हो रही है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये बात सही है। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यहां पर देखो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस का कोई रेट थोड़े होता है, रेट तो स्ट्रेन का होगा ना। बोलो यार, डी थीटा अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी, सुना है ना आप लोगों ने? बोलो भाई, एक बार कमेंट करके बताओ तुम लोगों ने सुना है कि नहीं। अगर तुम लोग कहोगे ना तो एक दिन बल्कि मैं विस्कोसिटी पे अलग से एक लेक्चर ले लूंगा और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप लोगों से एक चीज मुझे शेयर करना था, जो बच्चे मेरी क्लासेस देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर सीखने की जरूरत रहे तो हमारे चैनल पे जाइएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको पड़े हुए हैं फ्लूइड के, थर्मो के, जो बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। बात समझ पा रहे हैं? आपके पास हमारे चैनल पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फ्लूइड के 4-5 लेक्चर पड़े हैं, थर्मो के 8-10 लेक्चर पड़े हैं, उनको देखिएगा। सोम के मेरे पढ़ाए हुए 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम डी यू अपॉन डी टी की बात करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी की बात करते हैं, इसलिए ना ये आंसर होगा। यहां तो गलत स्टेटमेंट ही दिया गया है। देखिए हर बार सवाल लगवाने का ये उद्देश्य नहीं होता कि सवाल लगवा दिया हमने और आपने एक सवाल लगा लिया, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल लगाने का उद्देश्य ये होता, कई बार सवालों को लगाने का उद्देश्य ये होता है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। कई बार आपको ना हम कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको आत्मविश्वास देने के लिए दिखाते हैं कि आप लगा सकते हो। हाँ, हमारे चैनल पे जाना। शिवम, आप हमारे चैनल पे जाओगे सर, 5 बातें। अच्छा हाँ, 5 बातें, ठीक है, आज डिस्कस करेंगे 5 बातें। ओके, इंपल्स टरबाइन के बारे में और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में 5 बातें डिस्कस करनी थी, बच्चे ने याद दिला दिया, करेंगे बच्चों। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक्स पे क्वेश्चन आ गया। फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद द, फ्लूइड स्टैटिक्स किससे डील करता है बताओ जरा। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है। आप जानते हैं ना कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। एक भाग का नाम होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरे पार्ट का नाम होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरे भाग का नाम होता है फ्लूइड डायनामिक्स। जानते हैं, यहां पर ना रेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ फ्लूइड रेस्ट में रहता है, यहाँ फ्लूइड मोशन में रहता है, और यहाँ फ्लूइड कहाँ रहता है, यहाँ भी फ्लूइड मोशन में रहता है। अगर दोनों जगह फ्लूइड मोशन में रहता है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलो भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, और डायनामिक्स में हम ये सब तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम फोर्स पढ़ते हैं, हम एनर्जी पढ़ते हैं, हम मोमेंटम पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर हम फोर्स का कॉज नहीं मोशन पढ़ते हैं, लेकिन मोशन का कारण नहीं पढ़ते। यहाँ हम मोशन का कारण भी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बताओ भाई सेशन अच्छा लगा रहा हो, थम्स अप करके एक बार सब लोग बता दो कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है। क्वेश्चंस उसी तरह के हैं, बट आपको ना बहुत सारे डिफरेंट नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको सीखने को। उसी बात को कई तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका आपको सीखेंगे।
चलिए थर्ड का ऑप्शन क्या बताया आप लोगों ने आंसर? डी पार्ट। ओके ओके, थर्ड में डी पार्ट आंसर आया। बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो, थर्ड का आंसर बोलो सब लोग, थर्ड का आंसर बोलो, थर्ड का आंसर बोलो, थर्ड का आंसर बोलो। कुछ लोग का थर्ड का आंसर मिल नहीं रहा या मेरा ये रिफ्रेश नहीं हो रहा? मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, क्या आंसर आया है थर्ड का? किसी ने रिप्लाई नहीं किया। थर्ड का आंसर एक बच्चा भी नहीं बता पाया। इतना डिफिकल्ट है क्या? बोलो 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 बोलो, थर्ड क्या बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं समझ में आ रहा? विस्कस फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्स। बताओ जरा क्या आंसर होगा? देखो फ्लूइड रेस्ट में है ना, फ्लूइड रेस्ट में है तो वहां विस्कोसिटी तो होगी नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलो यार, ग्रेविटी और ग्रेविटी फोर्स तो आएगा ही आएगा, प्रेशर फोर्स भी आएगा। बोलो भाई, ग्रेविटी फोर्स तो आएगा आएगा, प्रेशर फोर्स भी आएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब डी में कह रहा है ग्रेविटी फोर्स आएगा लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स छूट रहा है, तो भैया प्रेशर फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है ना, प्रेशर फोर्स को हम लेंगे, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ के बारे में क्वेश्चन आ गया। अभी बताऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको सिखाऊंगा 5 बातें किसके बारे में? इंपल्स टरबाइन के बारे में, इंपल्स टरबाइन के बारे में, या पेल्टन व्हील के बारे में, या फिर पेल्टन व्हील के बारे में 5 बातें याद रखिएगा। साथ ही साथ 5 बातें याद रखिएगा, 5 बातें याद रखिएगा अब फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। तो टरबाइन पे भी थोड़ी सी चर्चा होगी। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। फाइव 4 का आंसर मिला आप लोगों को? पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट pressure at a point is equal in all directions. Fluid at rest, fluid in a liquid at rest, in a fluid at rest, in a laminar flow, in a turbulent flow. There are multiple options. बताइए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कहाँ कंफ्यूज कर रहा है? देखिए कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज यहाँ कर रहा है कि देखिए यहाँ पर ना, यहाँ लिक्विड लिखा, यहाँ फ्लूइड लिख दिया। तो आप जानते हैं ना बच्चों कि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका फ्लूइड लिक्विड होता है और एक आपका फ्लूइड गैस होता है। ये दोनों ही फ्लूइड हैं। अगर आप मैटर को ही देखो, अगर आप मैटर को देखो, मैटर जानते हो कि नहीं? तुम लोग को पता है मैटर क्या होता है? मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन सिखा दे रहा हूं। देखो बच्चों, मैटर क्या होता है ना, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच occupies space and have some mass, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो और जो फोर्स का विरोध करता हो, लगने वाले बल का विरोध करता हो, उसे मैटर कहते हैं। मैटर में कितनी चीज क्वालिटी होनी चाहिए? इसको और सिंपल कर दे रहा हूं मैं। मैटर में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? मैटर में क्या होना चाहिए? थोड़ा समझ लो, आपको काम आएगा। मैटर में क्या होना चाहिए? मैटर क्या चीज होता है बताओ? मैटर में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए कि उसके अंदर मास होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? ऑक्युपाइज स्पेस, स्थान घेरना चाहिए, और वो फोर्स, लगने वाले फोर्स का विरोध करना चाहिए, रेजिस्टेंट टू फोर्स। तो इसे हम मैटर कहते हैं। मैटर हमारे आसपास जो दिख रहा है, कैमरा मैटर है, पानी मैटर है, ग्लास मैटर है, बोतल मैटर है, मैं मैटर हूं, हवा मैटर है, घड़ी मैटर है, एसी मैटर है, लैपटॉप मैटर है। ये सब कुछ अवस्थाएं ही तो हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या करती हैं? ये सब के सब क्या करती हैं? ये सब के सब क्या करती हैं? ये सब के सब बताओ,
मास रखती हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और फोर्स का विरोध करती हैं। प्रवीण पवन मिश्रा कह रहे हैं मैटर की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। बिल्कुल मैटर की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, लेकिन यहां पर बेटा हम इनर्शिया को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हम यहां पर मैटर की फ्लूइड वाली प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं? फ्लूइड वाली प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। यहां पे हमारा टॉपिक क्या होता है? टॉपिक हमारा है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसलिए हम इनर्शिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं। जैसे देखो एक टॉपिक और होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कैन यू डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? इसमें से आप में से कोई है ऐसा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता है? आप पढ़ते हो ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कैन यू डिफाइन व्हाट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं? हाँ जी, हवा भी मैटर है राकेश बिंद जी, बिल्कुल हवा मैटर है। वही तो समझा रहा हूं, मैटर क्या है? जिसमें मास हो। हवा में मास नहीं होता क्या? बोलो। आप कहते ना इतने इतने वॉल्यूम की, इतने केजी की एयर का सिलेंडर। बोलो यार, हवा जो है क्या स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है? सिलेंडर भरोगे तो क्या नहीं आएगा? रेजिस्टेंस टू फोर्स, तेजी से हवा का अगर प्रेशर पड़ रहा हो तो आप गिर भी सकते हैं। तो भैया हवा भी है, बिल्कुल है। राकेश बिंद जी नहीं पता था आपको? देखिए बताता हूं बच्चा, मैटर को ना दो भागों में बांट सकते हैं। मैटर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मैटर है विच कैन नॉट फ्लो, जो फ्लो नहीं करता। दूसरा है विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। जो फ्लो नहीं करता, जो फ्लो नहीं करता वो कौन सा मैटर है? सॉलिड। जो फ्लो नहीं करता वो कौन सा मैटर है? सॉलिड। और जो फ्लो करता है उसका नाम है फ्लूइड। क्या नाम है? फ्लूइड। और फ्लूइड में कितने होते हैं? दो होते हैं, एक है लिक्विड, दूसरा है गैस। एयर भी इसमें आ सकता है, एयर भी आ सकता है गैस वाले में ना। अब देखो बच्चों होता क्या है ना, देखो होता क्या है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो हमारा पढ़ने का मतलब ही नहीं है। हम लिक्विड पढ़ते हैं और गैस पढ़ते हैं। अब समझना, बात चली है तो थोड़ी पूरी बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं। बात चली है तो मैं पूरी बात को कंप्लीट कर देता हूं, तब तक आप लोग करिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। जैसे दीपक ने लिखा है ऐसे ही सब लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं लिख के बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि आप सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है या किसी पीएसयू में आया था, 2-3 बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइन करिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड भी पढ़ते हैं, हम गैस भी पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है ना, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके सामने, जब बात चली है तो आपको सीखना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लिक्विड और एक पढ़ते हैं हम गैस। ये बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन है, ये आपको सीखने को मिल जाएगा ना, आपको मजा आ जाएगा। अब देखो जरा, 90% हम लिक्विड पढ़ते हैं और मान के चलिए 90 नहीं बल्कि 95% आप कहिए कि हम लिक्विड पढ़ते हैं और 5% हम कहिए गैस पढ़ते हैं। उसके बाद लिक्विड में ना दो चीजें पढ़ते हैं, लिक्विड में दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं वाटर और एक हम पढ़ते हैं अदर देन वाटर। अब अगर आप वाटर की बात करेंगे ना तो 95% हम वाटर पढ़ते हैं और 5% हम अदर देन वाटर पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की शाखा जहां सबसे अधिक क्या पढ़ा जा रहा है? वाटर। इसीलिए ना इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, हाइड्रोलिक्स। ये बातें आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके मुझे बताएंगे, तो मेरे को आइडिया मिलेगा कि मैं जो बढ़ा रहा हूं वो आपके काम का है और आपको मजा आ रहा है। नहीं करेंगे तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है, सही जगह जा रही है। तो एफएम में हाइड्रोलिक्स जो है, क्यों बोलते हैं एफएम को? क्योंकि ज्यादातर हम वाटर के बारे में ही पढ़ते हैं और वाटर में हाइड्रो एक वर्ड होता है ग्रीक भाषा में जिसका मतलब होता है वाटर इनसाइड पाइप। क्या मतलब होता है? वाटर इनसाइड पाइप। क्या मतलब होता है? वाटर इनसाइड पाइप। तो वाटर इनसाइड पाइप इसी वर्ड हाइड्रो से लिया गया है, हाइड्रोलिक। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रो से ही क्या लिया गया है? हाइड्रोलिक। हाँ, वैभव एस पाल जी, सिविल इंजीनियरिंग की क्लास चलती है। ये सिविल इंजीनियरिंग की ही तो क्लास है, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स सिविल इंजीनियरिंग में ही तो पढ़ा जाता है। इसके अलावा दो क्लासेस सिविल की चल चुकी हैं, 1 से 2, 2 से 3। 1 से 2 में चला है सॉइल मैकेनिक्स और 2 से 3 में आरसीसी। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला।
तो देखो यहां पे हम लोग इसको कर लेते हैं, जरा फिर समझते हैं, फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट दिया है, लिक्विड एट रेस्ट, तो हमें किस पे जाना है, हमें जाना है फ्लूइड एट रेस्ट पे, फ्लूइड एट रेस्ट पे। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। बोलो यार, हाँ समीक्षा का आंसर करेक्ट है, समीक्षा का आंसर करेक्ट है। बाकी लोग ने क्या आंसर दिया है मुझे देखना पड़ेगा, मैं मिला लेता हूं मैं। दीपक ने आंसर दिया है, कुछ तो दिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जांपल इज टेंसाइल, हार्डनेस, कंप्रेसिव। आपने एग्जांपल दिया दीपक, मुझे डेफिनेशन चाहिए। चेंज वाटर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नो 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 नो। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझो। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज which is shown by the properties which are shown by the properties which are shown by the material when the material is under the action of load. The properties shown by the material when the material is under the action of a load. क्या बोलोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल under the action of load, under the action of load, ठीक है ना। जैसे आप वो देखते हो ना, स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाते हो आप, जब स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाते हो तो इसको आप इस तरह से लोडिंग करते हैं ना, इसकी लोडिंग में इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी आती है ना, इलास्टिसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिसिटी, तीसरी आती है मेलेबिलिटी, चौथी आती है कौन सी, डक्टिलिटी, स्ट्रेन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, ये सब क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन माय डियर पवन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का आधार, क्लासिफिकेशन का आधार अलग है, यू कैन नॉट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट थिंग एंड दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सर छोटा बघाड़ा में बाढ़ आ रही है, अरे आने दो बाढ़ ना, कोई बात नहीं, बाढ़ आ रही है तो आप लोग ना सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर आप हॉस्टल ही छोड़ दीजिए, आपको तो ऑनलाइन क्लासेस फ्री में हम पढ़ा ही रहे हैं। देखो बेटा, एक बच्चे ने बढ़िया प्रश्न किया, एक बच्चे ने अच्छा प्रश्न किया, मैकेनिकल का बच्चा होगा, मैकेनिकल का बच्चा होगा, उसमें जिज्ञासा रही, अच्छा प्रश्न उसने किया। क्या किया प्रश्न उसने प्रश्न ये किया कि सर ये बताइए कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, इनको आप इंटेंसिव में रखोगे कि एक्सटेंसिव में। दीज आर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट कोरिलेट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एक्सटेंसिव को कोरिलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, उस बात को समझो। इंटेंसिव एक्सटेंसिव को कोरिलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर thermal properties, these are the thermal properties, these properties are related with the thermodynamics। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जनरल प्रॉपर्टी है। सिविल से हूं, अरे वाह, सिविल से होने के बाद भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव पता है, वेरी गुड पवन, वेरी गुड। आप सिविल से हैं, जरूर आपके संपर्क में मैकेनिकल वाले होंगे, इसीलिए आपको इतना डिटेल पता है, नहीं तो अमून कहां पता होता है बच्चों को, बट आपको पता है तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या आंसर क्या हुआ समझ में आया ना, कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मैकेनिकल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है। डेंसिटी इज इंटेंसिव होती है ना सर, हाँ सर बिल्कुल सर इंटेंसिव होती है, गहरा मतलब है आपका मैकेनिकल वालों से, तभी आपको सब पता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन अच्छा है, मैकेनिकल वालों सिविल वालों सब ध्यान दो, दिमाग में बैठा सकते हो आप, खास तौर पे मैकेनिकल वाले ध्यान दें। कोई आपसे पूछ सकता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, बोलो। हाँ रूममेट था ना, हाँ चलो ठीक है, था तो अच्छी बात है, जो है कुछ सिखा के ही गया, जीवन में आया आपके। तो चलिए, तो मैकेनिकल वालों ध्यान दो कि आपसे कोई बेवकूफ आपको बना सकता है ना कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आप बोलोगे इसका कोई मतलब नहीं, कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े।
5 बातें तो बहुत परेशान कर दी भाई। सिखा दें आज कि कल सिखाएंगे, परसों? चल, गेज प्रेशर क्या होता है एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर के बारे में बताएं। एनी आइडिया अबाउट गेज प्रेशर? एनी आइडिया अबाउट गेज प्रेशर? बताएं भाई, इस क्वेश्चन को बताएं, इसका आंसर क्या होगा? गेज प्रेशर क्या होता है? बताओ भाई, गेज प्रेशर क्या होता है? मैं पानी पीता हूं, बताओ फटाफट से तुम लोग। अरे 5 का आंसर काफी बच्चे देना शुरू कर दिए हैं। 5 का आंसर क्या है भाई? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? ये तो आप लोग समझ गए होंगे। मोहित अभी आया, देर हो गए थे। मोहित कहाँ रह गए बेटा? चलो, बी सही है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 6 का आंसर बताओ। फॉर फ्लूइड एट रेस्ट बताओ। आज क्वेश्चन थोड़े आसान आसान है ना, आज क्वेश्चन थोड़े आसान आसान है। अच्छा बताओ, चलो ना 6 क्वेश्चन से पहले हम लोग जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं? 5 बातें। बड़ी चर्चा हो रही थी 5 बातों की, 5 बातें जान लेते हैं। किसके बारे में? इम्पल्स टरबाइन के बारे में। एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है ना इम्पल्स टरबाइन का, हाँ, टरबाइन पे थोड़ा सा आपको सिखाना चाह रहे हैं। कई दिन से चर्चा चल रही थी ना 5 बातों के बारे में। 5 बातें किसके बारे में? इम्पल्स टरबाइन के बारे में। इम्पल्स टरबाइन के बारे में 5 बातें याद रखनी है। ये पांचों बातें 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात क्या याद रखनी है? पहली बात क्या याद रखनी है बताओ? इम्पल्स टरबाइन के बारे में। हम क्वेश्चन पे फिर लौट के आ रहे हैं, हम क्वेश्चन पे फिर लौट के आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा पहले हम जो है टरबाइन के बारे में 5 बातें आपको सिखा रहे हैं। ये जान लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात क्या जाननी है? पहली बात ये जाननी है कि जो आपका इम्पल्स टरबाइन होता है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो। कई दिन से चर्चा हुई थी, आज फिर से भुला ही जाएंगे, तो हमने कहा आज आपको बता ही देते हैं। बोलो यार, 5 बातें समझ में आ रहा है ना? तो एक बार थम्स अप करके सब लोग बताओ कि हाँ सीखना है 5 बातें। 5 बातें किसके बारे में? इम्पल्स टरबाइन के बारे में 5 बातें। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है कि ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात इसके बारे में क्या है कि ये हाई हेड होता है। ये हाई हेड टरबाइन होता है। ये वहां यूज होता है जहां पर कि हाई हेड अवेलेबल होता है। आइए 5 बातें सीख लेते हैं, फिर उसके बारे में फिर से आएंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है। और चूंकि हेड हाई है इसलिए इसमें डिस्चार्ज क्या होता है? इसमें डिस्चार्ज लो होता है। ये लो डिस्चार्ज है। हाई हेड के साथ साथ ये लो डिस्चार्ज टरबाइन है। बात समझ में आ रहा है? तो 5 की 5 बातें ध्यान रखिए कि पहली टेंजेंशियल फ्लो, दूसरा हाई हेड, और तीसरा है लो डिस्चार्ज। लो डिस्चार्ज के साथ अगली बात इसमें याद रखिए, अगली बात इसमें याद रखिए। अगली बात मैं कौन से कलर से बताऊं? यहां बता देता हूं, लो स्पेसिफिक स्पीड। क्या सिखा दिया हमने? लो स्पेसिफिक स्पीड। बात समझ में आया? अब एक बात और बची है, उसको हम किसी और कलर से दिखा देते हैं। बोलो भाई, एक बार थम्स अप करके सब लोग बताओ ना कि बात समझ में आ रही कि नहीं। कितने दिन से इंतजार था 5 बातों का, अब 5 बातें सामने आ गई तो कोई थम्स अप ही नहीं कर रहा। ऐसे थोड़े ना काम चलता है। अगला है, इसका एग्जाम्पल पूछता है, और इसका एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है पेल्टन व्हील। इम्पल्स टरबाइन के बारे में ये 5 बातें आपको निश्चित रूप से 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके काम आएंगी। अगर आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो थम्स अप करके जवाब दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके बताइए। मुझे लाइक डिसलाइक दोनों ही स्वीकार है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी है बताइए फटाफट कि है क्या, मसला क्या है।
पांच बातें समझ में आई? पांच बातें नहीं है बल्कि पांच सवाल हैं जेई और एई परीक्षा के। दीज आर नॉट द 5 थिंग्स, दीज आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ जेई एग्जामिनेशन। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे देखो ना, अब अगर पांच बातें ये समझ में आ गई हो तो इसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर के आज सब लोग स्टेटस लगा देना, तब मैं समझूंगा कि हाँ तुम लोग को बात समझ में आई। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सब लोग स्टेटस लगाएंगे, तब मेरे को लगेगा कि हाँ भैया मेरा पढ़ाना सफल हो गया और इस इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट ले आना भी सफल हो गया। देखो बातें तो सब वही हैं, पढ़ाते तो सब वही हैं, कॉन्सेप्ट तो सब वही है, किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, आपके दिमाग में रख दिया जाए, दिस इज द मेन थिंग जो कि टीचिंग जिसे कहा जाता है। तो ये पांच चीजें आपके सामने हैं, आप इनको कैसे डील करेंगे ये आप जाने। आप इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे या फिर इसका आप स्टेटस लगाएंगे, ये आप समझिए। मैंने आपको बता दिया ये पांच बातें किसके बारे में हैं। गॉट इट सर, ओके ओके ओके, हाँ सर बात समझ में आ रही। चलो भाई, ये किसके बारे में है? इंपल्स टरबाइन के बारे में। आप क्या बता दें? रिएक्शन टरबाइन बोलो। हाँ मैं साइड हो जा रहा हूं, बिल्कुल मैं साइड हो जा रहा हूं, एकदम साइड में हो गया। खूब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, खूब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं वो इस सेशन को लाइक कर दें, और उनके लिए सोचना है कि प्रतिदिन मैं 3 से 4 लाइव पढ़ाता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, और प्रतिदिन मैं 4 से 5 पढ़ाता हूं मैकेनिकल के बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अभी मैं आपको, आपसे मेरा प्रॉमिस है, आप देखिएगा अभी मैं आपको ना पूरी की पूरी हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा दूंगा, इतना शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। आप जानोगे आइलर का इक्वेशन कैसे है, कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है, कैसे इंपल्स टरबाइन पढ़ते हैं, कैसे रिएक्शन टरबाइन पढ़ते हैं, ये सब कुछ सिखा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी पांच बातें? अब हम पांच बातें जानना चाहते हैं। पांच बातें किसके बारे में? रिएक्शन टरबाइन के बारे में। किसके बारे में? रिएक्शन टरबाइन के बारे में। रिएक्शन टरबाइन के बारे में। चलो इसमें कौन कौन सी पांच बातें हैं बताओ जरा। पहली बात कौन सी होगी बताओ? वहां पे टेंजेंशियल फ्लो था ना, तो यहां कैसा फ्लो होता है? यहां होता है मिक्स्ड फ्लो। यहां क्या होता है? मिक्स्ड फ्लो होता है। बोलो यार, मिक्स्ड फ्लो होता है, मिक्स्ड फ्लो होता है। वहां क्या था बताओ? वहां क्या था बताओ? वहां था आपका, क्या था वहां पे? वहां पे था हाई हेड, यहां होता है मीडियम हेड। वहां था हाई हेड, यहां क्या होता है? मीडियम हेड। वहां था हाई हेड, यहां क्या होता है? मीडियम हेड। वहां क्या था बताओ? वहां क्या था बताओ? वहां था लो डिस्चार्ज, यहां होता है मीडियम डिस्चार्ज। फटाफट ना आप कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। थम्स अप करके बताइए कि बात पकड़ में आ रही कि नहीं आपको। बोलो यार। वो देखो क्या था? वो था वहां पे मीडियम हेड, वहां पे क्या था? हाई हेड, यहां मीडियम हेड। वहां लो डिस्चार्ज, यहां मीडियम डिस्चार्ज। वहां था आपका लो स्पेसिफिक स्पीड, याद है? वहां क्या था? लो स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड। अभी तो तुम लोगों को यही नहीं पता होगा कि लो स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड में स्पेसिफिक स्पीड का मतलब क्या है, सब समझाऊंगा। यहां लो की जगह क्या हो जाएगा? मीडियम। और उसका एग्जाम्पल क्या था? उसका एग्जाम्पल क्या था? उसका एग्जाम्पल था आपका पेल्टन व्हील, इसका क्या हो जाएगा? फ्रांसिस, फ्रांसिस टरबाइन। पांच बातें इसके बारे में। ये पांच बातें नहीं है बल्कि पांच क्वेश्चन हैं। हाँ ड्राफ्ट ट्यूब भी यूज होता है, बिल्कुल होता है, आप कह सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई? कुछ काम की चीज़ लगी, कुछ समझ में आया कि हाँ यार ये तो काम की चीज़ है, इसको अगर हमने केवल कहीं ऐसे नोट भी कर लिया, ऐसे लिख करके ना, एक काम करना, या तो इसको तुम कहीं सेव कर लो, या तो एक पेज पे तुम भी ऐसे पांच बातें लिख करके और अपने कमरे में लगा देना, पेज पे बना करके स्केच पेन से, तो याद रहेगा हमेशा। तो कितनी अच्छी बात है ना, मैंने पांच बातें बताई, एक लड़के ने तुरंत बता दिया कि सर छठी बातें भी नोट कर लीजिए ना। क्या नोट कर लीजिए? ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड। कितनी अच्छी बात है। देखो इसी तरह से ना कहते हैं कि इसीलिए आप जो है जितना 6 बातें हैं, 5 बातें जो क्या हो गई, 6 बातें हो गई, आप 6 बातें कर लेना, 7 बातें, 8 बातें, 10 बातें आप अपने तरह से एडिट करेंगे जब ना, कितनी मैं मतलब खुश हो गया जब उसने कहा ना ड्राफ्ट ट्यूब। किसने बोला था? किस बच्चे ने? दीपक कुमार ने। ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज। प्रसन्न हो गया मैं कि देखो 5 बातों को इसने 6 बातें कर दिया। ऐसे ही 7 बातें कर सकते हो, 8 बातें, 9 बातें, और बना करके लगा सकते हो, आते जाते दिखेगा, याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं, 5 बातें कुछ मैंने नया बता दिया। मैं हमेशा कहता हूं यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। पहले ये सीखो कि सीखते कैसे हैं। अरे
पेल्टर में केसिंग यूज होता है रिएक्शन में, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग होता है, देखो एक और बता दे रहा हूं, रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग होता है, केसिंग का ना हाइड्रोलिक, केसिंग जो होता है उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। केसिंग जो यूज होता है, केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन भी होता है। लेकिन देखो इसके पहले वाले में जो केसिंग होता है, इसका केसिंग का नो हाइड्रोलिक फंक्शन। मजा आ रहा है मुझे, आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स किए ना, जिस तरह से आप लोग 5 बातों को, मेरी 5 बातों को आपने 10 बातें बना दी। आई रियली लाइक इट, मुझे मजा आ गया कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया, क्योंकि आपने उसमें एडिट करके आप नेक्स्ट लेवल पे उसे ले गए। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे जो केसिंग होता है वो केवल कवच का काम करता है, नो हाइड्रोलिक फंक्शन। यहां पे भी आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, नो ड्राफ्ट ट्यूब यूज। सोचो इसी तरह से आप करके ना अपने कमरे में लगा दोगे, 5 बातें, 8 बातें, 10 बातें, पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो गया, पूरी टरबाइनें आ गई एक पेज में। सोचो, अरे मजा आ रहा है, सीख रहे हो ना। दिस इज द वे, इसी तरीके से सीखते हैं यार। लर्निंग यही है, एक मैकेनिज्म है, एक यंत्र विन्यास जिसे पढ़ते हो ना आप थ्योरी ऑफ मशीन में, वैसे लर्निंग एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म के तहत लर्न करते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं सीख लेते हैं बच्चा, एक मैकेनिज्म के तहत आपको लर्न करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इंपल्स टरबाइन का भी लीजिए, इंपल्स टरबाइन का स्क्रीनशॉट लीजिए, और साथ ही साथ किसका लीजिए, रिएक्शन टरबाइन का भी लीजिए। तब रिएक्शन टरबाइन में ना 5 बातें हटा दीजिए, सिर्फ आप रिएक्शन टरबाइन लिखिए बस, क्योंकि अब 5 बातें नहीं रह गई। 5 बातें तो जीडी सर पढ़ाया करते थे, जीडी सर के बच्चों ने 5 बात को 7 बातें, 8 बातें और 10 बातें कर दी। बताओ भाई, आपने इसको बड़ा कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बनाया जरूर रहा होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बड़ा करने का रोल जाता है टू द माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने उन 5 बातों को 10 बातें कर दी। आई एम रियली हैप्पी। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे लगा देना, व्हाट्सएप पे लगा देना, और क्या लिखना, अ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ जीडी पांडे सर। सबका मैं स्क्रीनशॉट देखूंगा। जी हाँ दीपक, मैंने कहा ना 6 बातें, 7 बातें, 8 बातें ऐसे लगाना, स्क्रीनशॉट लगाना, स्क्रीनशॉट लगाने के बाद लिखना, स्क्रीनशॉट लगाने के बाद लिखना, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन इन स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ जीडी सर। मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा एक नई स्टाइल में, एक नए तरीके से ये नया कॉन्सेप्ट इजाद किया गया, जिससे समझने में आसानी होगी कि रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन को एक ही जगह पढ़ सकते हैं। ये लगाना स्क्रीनशॉट, तुम लोग ये लगाना स्क्रीनशॉट। और ऐसे कैसे यहाँ पे स्माइली बनाना, ये हैप्पी वाला स्माइली तो जरूरी है, ये वाला स्माइली। समझ में आया? ये लगाना स्क्रीनशॉट आप लोग। बात पकड़ में आया ना? इसीलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सब्जेक्ट्स। वट एवर यू आर लर्निंग, लर्न कंप्लीटली। वट एवर यू आर लर्निंग, लर्न कंप्लीटली। जो भी आप जीवन में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो ना, पूरा सीखो, अच्छे से सीखो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको परेशान करता है बच्चों। आधा अधूरा ज्ञान अगर आपके जीवन में है, देखो युद्ध वही जीतता है जिसको संपूर्ण ज्ञान है। अभिमन्यु बहुत टैलेंटेड लड़का था। अभिमन्यु कौन? अर्जुन का बेटा। अभिमन्यु बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वो युद्ध में लड़ने गया, उसने एंट्री तो कर ली, वो अंदर तो चला गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, उसे लोगों ने मार गिराया। उसके पास ज्ञान थोड़ा सा अधूरा था, लिटिल नॉलेज कहते ना, थोड़ा अधूरा ज्ञान था, थोड़ा कम ज्ञान था। सोचो कितना उसका परिणाम कितना बुरा हुआ कि उसे अभिमन्यु को युद्ध में लोगों ने मार गिराया। आप लोग अभिमन्यु की तरह एंट्री करना सीखिए, लेकिन अर्जुन की तरह युद्ध करके बाहर निकलना भी सीखिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अभिमन्यु की तरह आप प्रवेश करना सीखिए सारे किलाओं को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन वहां से अर्जुन की तरह युद्ध को जीत करके भी वापस आना है।
बात समझ में आ गया आपको ना? तो आप हमेशा कंप्लीट नॉलेज लेके जाइए। वट एवर यू आर लर्निंग लर्न कंप्लीटली, वट एवर यू आर लर्निंग लर्न कंप्लीटली। जो भी सीखना है, बांसुरी बजाना भी सीखना है ना, तो मजेदार बांसुरी बजाना सीखो, वैसा बांसुरी कोई बजाता ही ना हो। पढ़ाना सीखना है तो ऐसे पढ़ाओ कोई ऐसा पढ़ाता ही ना हो। पढ़ना सीखना है तो ऐसे पढ़ो जैसे कोई पढ़ता ही ना हो। क्रिकेट खेलना है तो ऐसे खेलो जैसे कोई खेलता ही ना हो। जो भी करना है लर्न कंप्लीटली, वट एवर यू आर लर्निंग लर्न कंप्लीटली। जो भी आप सीख रहे हो कंप्लीटली सीखो, तब उसका मजा आएगा। बोलो भैया। समझ में आया? आज की क्लास तो कब बीत गई पता ही नहीं चला। अभी मुझे लग रहा है कि भैया 4 बज गया, अब तो मैकेनिकल वाले बच्चों को थर्मो क्लास पढ़ाने का समय आ गया। फटाफट फटाफट कैसे कैसे टाइम बीत गया। 5 बातें भी बता दी हम आपको, 5 बातें भी आपको समझा दिए। इंपैक्ट ऑफ जेट भी पढ़ा दूंगा तुम लोग को, इंपैक्ट ऑफ जेट भी पढ़ा दूंगा, टर्बाइन पढ़ा दूंगा, पंप पढ़ा दूंगा, सब हो जाएगा, परेशान नहीं होते। जस्ट स्टे ट्यून विद अस, जुड़े रहिए हमसे, मेहनत करते रहिए। आई एम टू मच मोटिवेटेड टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू मोहित, थैंक यू। ऑलवेज ऑलवेज यू शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड। मस्त रहा करो अंदर से ना, और हमेशा मोटिवेशन अपने अंदर ले आओ। अपने अंदर से ये महसूस करो कि देखो, एक चीज जानो, एक मैं हमेशा सेंटेंस बोलता हूं जब मैं किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेता हूं, कोई भी काम करने की शुरुआत करता हूं, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि इसमें बताओ कुछ हो सकता है कि नहीं। बात समझ में आया? मैं लोगों से पेल्टन में ना सर, ब्लेड पर फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर आर सेम एंड रिएक्शन में, हाँ हाँ विनय, आप चाहे आज चाहे जितना कर लो। राकेश बिन सर मैं आज आया हूँ। अच्छा राकेश, अगर आप आज आए हैं ना, जो लोग आज आए हैं वो मेरे इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर लेना या मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। हालांकि मैं यहां भी बता दे रहा हूं कि सिविल की क्लासेस कब चलती हैं? 1 से 4, 1 से 2 में सॉइल मैकेनिक्स, 2 से 3 में आरसीसी, 3 से 4 में फ्लूइड मैकेनिक्स। और मैकेनिकल की क्लासेस चलती हैं 3 से 6, 3 से 4 में फ्लूइड मैकेनिक्स, 4 से 5 थर्मोडायनेमिक्स, और 5 से 6 चलता है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगा और आपसे बात भी कर लूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग कंक्लूड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, इसे अपने कमेंट से भर दीजिए और बताइए आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं हमारी क्लास के लिए। एक बच्चे ने कुछ लिखा है, वाह 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 क्या बात है गुरुजी, लाजवाब। अब तो कंपटीशन का महाभारत होएगा, महाभारत होएगा और उसमें विजयी होकर के आप लौटेंगे। ठीक है सर, क्लास में आज मजा आ गया सर। बिल्कुल मजा आ जाए, यही हमारा उद्देश्य था और उद्देश्य पूरा हुआ। अब और मजा तब आएगा जब आप कहेंगे सिलेक्शन लेकर के मजा आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में जो लोग नए बच्चे थे वो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दें। लाइक करने से ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, बल्कि हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि टीम 2 4 6 लोगों की यहां दिखती है, लेकिन इसके पीछे 20 लोग काम करते हैं आपको क्लासेस इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। जो बात बता रहे थे पूरी करें सर। क्या बता रहे थे? पूरी यही तो बता रहे थे ना कि वट एवर यू आर लर्निंग लर्न कंप्लीटली। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पूरा पढ़ें, कभी भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर के किसी एग्जाम में देने न जाएं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास ओवर होती है, ऑफिशियली मैं अनाउंस करता हूं कि नहीं बतियाता रहूंगा तो पूरा टाइम बतियाने में ही तुम लोगों से बीत जाएगा। तो आज की क्लास यहां पे समाप्त होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा परसों मंडे को। कल संडे है और कल संडे सारे फैकल्टीज, हमारे जितने फैकल्टीज हैं वो लेके आ रहे हैं आपके लिए मैराथन क्लासेस, मैराथन सीरीज। कल सुबह 10 बजे आपके कमल पांडे सर की मैराथन क्लास होगी, 12 बजे गजेंद्र सर की क्लास है और 2 बजे शिवेंद्र सर की मैराथन क्लास होगी। मेरी क्लास में भी शाम को हो, क्योंकि लास्ट संडे को मैंने क्लास लिया था आपसे, तो हो सकता है कल मैं मैराथन ना लूं, मैराथन मैं किसी दिन बाद में ले लूंगा। तो 3 टीचर्स की क्लासेस तो कंफर्म है, टाइमिंग भी आपको पता है। आप उन मैराथन क्लासेस को जरूर एंजॉय करिएगा। अब मैं सिविल के बच्चों से विदा लूंगा। सिविल वालों तुम लोग रिवाइज करो और मैकेनिकल वालों रुको, अब तुम लोग को पढ़ाना है थर्मोडायनामिक्स। चलिए, तो थर्मो की पीपीटी लगेगी यहाँ पे, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आरएनजी लगाएंगे। तब तक आप लोग फटाफट सेशन में एक बार फिर से थम्स अप करके बताइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट कर दीजिए चेंज। अभी नहीं आया।
चलिए भाई, तो क्या हाल चाल है थर्मो पढ़ने वालों, थर्मोडायनेमिक्स वालों, मैकेनिकल वालों? थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ रहा है? बोलो यार। जब तक अभी क्वेश्चंस लग रहे हैं आपके पीछे, तब तक आइए हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बताइए कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है और कौन गया। सब लोग एक बार प्रेजेंट सर लिख के बताएं कि हाँ भैया, आप में से कौन कौन लोग हैं। मैं कम से कम चेहरे तो पहचान सकूं, नाम तो जान सकूं कि जरा कौन कौन सा बच्चा है जो मेरी थर्मो की क्लास ले रहा है। चलिए, काफ़ी लोग प्रेजेंट हैं। विनय प्रजापति सर एकदम मस्का लगी क्लास। मोहित हैं, समीक्षा है, दीपक कुमार हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। जस्ट एक सेकंड का समय आपको लगेगा, तब तक हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। क्या बातचीत हम लोग करनी है? हम लोग को बातचीत करनी है कि थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है? बोलो बच्चों, शेड्यूल उड्यूल बन गया है आप लोगों का? क्लासेस पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई का शेड्यूल बन गया है। जितने घंटे आप यहाँ क्लास पढ़ते हो ना, कम से कम उसका 2 गुना घंटा घर पे मेहनत जरूर करना, तब जा कर के आप सही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। अगर आप लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आप 3 आवर की क्लासेस कर रहे हैं ना, 3 आवर्स की आप क्लासेस कर रहे हैं, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। जस्ट जब तक इसमें पीपीटी नहीं आई है, मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूं, फिर जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे बातचीत स्टार्ट कर देंगे। 3 आवर्स की क्लासेस अगर आप पढ़ रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप क्लासरूम में हो 3 घंटे, तो आप कम से कम 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के काम हो पाएगा। कितना घंटा तुम लोग पढ़ रहे हो? तुम लोग कितने घंटे पढ़ते हो खुद से? बताओ, कितने आवर्स तुम लोग खुद से पढ़ते हो अपने घर पे? सब लोग लिख के बताओ, कितने घंटे की पढ़ाई होती है आप लोगों के? बताइए। कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं आप लोग? बताइए। कम से कम अगर आप 3 घंटे हमारी क्लास ले रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी मतलब आपको क्या करना चाहिए? देखो, आप ना सेल्फ स्टडी में क्या क्या चीजें आती हैं, जरा इसका बात समझना। आज का सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं, बहुत काम आएगा आपको, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आपको करना क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर प्रिपरेशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई, तो वो है रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। अच्छा, कुछ लोग ना यहां लिख नहीं रहे होंगे कि मैं लिख दूंगा तो सारे फ्रेंड्स जान जाएंगे, डिस्क्लोज हो जाएगा। चलो, जो नहीं लिख रहे हैं ना, वो मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे कितना पढ़ते हैं। बट मैं अपने तरफ से कुछ इनपुट दे रहा हूं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। होता क्या है ना, जब आप चैप्टर 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो, 5 पढ़ते हो, जब आप 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 में जब आप आते हो, 4 में जब आप आते हो, तो आपका 1 2 3 भूल जाता है। ये सबसे खराब बात है। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आगे पढ़ते जाना है और पीछे आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इवन मैं आपको बोलता हूं कि टेस्ट और टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है गलत भी हो सकती है, किसी को और भी लगता हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि जो आप टेस्ट देते हो ना, जो आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो आप देते हो, जो टेस्ट और आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, ये टेस्ट और टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बताइए, आप लोग सहमत हैं कि नहीं? इवन टेस्ट और टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। पढ़ाई कुछ है ही नहीं। जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, जब आप कुछ सीखते हो, कुछ नहीं आता आपको, आप सब भूल चुके हो, एग्जामिनेशन हॉल में सब भूल जाओगे आप। तब असल में वास्तविकता में आपकी पढ़ाई कब शुरू होती है? व्हेन यू स्टार्ट्स रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, व्हेन यू स्टार्ट्स रिवाइजिंग द
तो भैया आप अगर ना 6 घंटे घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो पहली बात तो पढ़ाई छोड़ दो। दूसरी चीज, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो इस 6 घंटे में डिवाइड कैसे करना है। अगर आपका सेल्फ स्टडी 6 घंटा है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी 6 घंटा है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी 6 आवर्स की घर पे है, अगर आपकी 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी है, तो इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड कैसे करना है। उसको रवि को स्टडी में जो 6 घंटे है ना, उस 6 घंटे को मैनेज कैसे करना है। उसमें से देखो 2 घंटे 2 आवर्स क्या करने हैं, 2 आवर्स आपको रिवीजन करने हैं। 2 आवर्स क्या करने हैं, 2 आवर्स आपको रिवीजन करने हैं। 2 आवर्स आपको रिवीजन करने हैं। बात समझ में आया। अगले 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। अगले 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस करने हैं आपको। प्रैक्टिस में आपको दो चीजें आएंगी। एक आपको PYQs आएगा और इसके अलावा आपको अदर क्वेश्चंस आएंगे। जो अदर क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हो उनको भी लगाना। इसके अलावा जो तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, तीसरी चीज की लास्ट में रात के समय, अमूमन रात का पीरियड रखिए, इसको इवनिंग टाइम पे रखिए। सर आज पहली क्लास ली। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है वो मुझे इस नंबर पे संपर्क करेंगे। जिनकी पहली क्लास है वो मुझे इस नंबर पे संपर्क करेंगे। हालांकि मैं बता दे रहा हूं कि मैकेनिकल की क्लास 1 से 4 चलती है, ठीक है ना, 1 से 4। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया आपने, रिवीजन कर लिया आपने। लास्ट में क्या करना है, इवनिंग टाइम पे या लेट नाइट जब भी आप पढ़ते हो, ओवरऑल रिवीजन क्या करना है, ओवरऑल रिवीजन करना है। जो ये पढ़ा इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, और इसके साथ न्यू प्लानिंग करनी है, न्यू प्लानिंग करनी है, नई स्ट्रेटजी बनानी है, आपको नई स्ट्रेटजी बनानी है। ये सारी चीजें कब करनी है, ये सारी चीजें करनी होती हैं 3rd फेज में। पूरे चीज को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर दो और 3 फेजेस में पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। थोड़ा कंफ्यूज्ड था, मैकेनिकल क्लास 3 से 6। डियर सर थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ बताओ मोहित, क्या क्या कंफ्यूजन है बताओ। मिथिलेश कुमार, सिविल की टाइमिंग बेटा 1 से 4, 1 से 4, ठीक है ना, 1 से 4। जो क्वेश्चंस की मेरी PPT है वो बस आने में जरा 2 मिनट समय लग रहा है, ठीक है, लाइट इशू होने के कारण मेल नहीं हो पाया था, तो अभी जस्ट आपके सामने आ रहा है। जस्ट आप 2 मिनट का वेट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बताओ मोहित क्या कंफ्यूजन है 3 से 6 वाली क्लास में, आपको मैकेनिकल वाली क्लास में। और शिवम कह रहे हैं कि सुपर्ब, थैंक यू शिवम। मिथिलेश, सिविल की टाइमिंग क्या है, सिविल की टाइमिंग है आपकी 1 से 4, ठीक है ना। तो देखो बेटा, हाँ मोहित टेंशन में चल रहा है सर। अच्छा, शीश तो ऐप आप में की टाइम गलत बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपकी ना स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई की, ये चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आपको करना क्या है ना, आपको जो है 6 घंटे जो पढ़ना है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन को बहुत ध्यान से करना है। तो रिवीजन का अपना एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप ना प्लानिंग नहीं करते हो, आप अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो तो फिर दिक्कत होगा। और जो भी आप कंटेंट पढ़ते हो, जैसे आप PYQs लगाते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो, तो हमेशा ध्यान दो कि कुछ क्वेश्चन ना डिफिकल्ट लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल लेवल के होते हैं। तो मैंने देखा बच्चे करते क्या हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो डिफिकल्ट वाला सॉल्व ही नहीं करते, केवल नॉर्मल वाला सॉल्व करते हैं।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्ट वाला सॉल्व ही नहीं करते, केवल और केवल नॉर्मल वाला सॉल्व करते हैं, उनको तो डिफिकल्ट वाला पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट वाला भी सॉल्व करना है, डिफिकल्ट वाला भी सॉल्व करना है, बल्कि इसको तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना है। नॉर्मल वाले को तो एक बार हम हल्के में भी रख सकते हैं। हमेशा अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। नॉर्मल वाले को भी नहीं छोड़ना है। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, यू हैव रोट द टाइम ऑफ मैकेनिकल क्लास। अच्छा, मैकेनिकल का 3 से 6 है भाई, 3 PM to 6 PM, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागना नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, अमूमन मैंने देखा है कि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन से बच्चे तुरंत निकल लेंगे, या जो बच्चे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होता है, जिन्हें न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, वो तुरंत निकल लेते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, थ्योरी थ्योरी पढ़ के क्लास हो जाएगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा गुणा भाग में, गणित सॉल्व करने में, ज्योमेट्री में, इन सब की बेसिक समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल हैं, जैसे आपका ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, आपका स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज है, पॉलीगन वगैरह के बारे में जानना, ठीक है, इनकी एरिया के बारे में जानना, इनके वॉल्यूम के बारे में जानना, इनके ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना, जैसे आपका सर्किल का क्या है, वृत्त की चीज़ें क्या हैं, डाया के बारे में जानना, इसके अलावा आपका पेरीमीटर के बारे में जानना, इन सब में आपको समय नहीं लगना चाहिए, इसमें आप जो है फास्ट फॉरवर्ड होने चाहिए। हाँ, क्या हुआ? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए खैर, आज एक समस्या आई कि पीपीटी सही से नहीं आ पाई थी, तो उससे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें सीख ली। ये बड़ी काम की बातें हैं। अमूमन ये बातें आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत क्लियर रखिए, और हमेशा जो बुक्स जो आप क्वेश्चंस लगाइए, आप उनको ना डिफाइन करके रखिए कि एडवांस लेवल वाले ये हैं, डिफ़िकल्ट वाले ये हैं, आसान वाले ये हैं, इनको सरसरी निगाह से देखना है, इनको ऐसे ही देखना है, हाँ, इस पे ज़्यादा समय देना है, इस पे कम समय देना है। ये सारी बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इतने अच्छे से प्लान नहीं करोगे ना, चीज़ों को अच्छे से अगर आप प्लान नहीं करोगे, आप स्ट्रेटेजिकल पार्ट अगर आपका वीक है, देखिए मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक एस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी का एस है। दूसरा एस होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टडी का एस है। और दोनों एस मिल करके किस एस को बनाते हैं, सिलेक्शन का एस बनाते हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप हमको मैसेज करके पूछो ना, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आती हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल नहीं समझ में आता है। टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल की बात करेंगे ना, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सुबह नहीं उठ पाता हूँ। बोलो, कुछ लोग बोलते हैं सुबह नींद नहीं खुलती है, मत उठो सुबह, चाहे जब आप उठो, आपको ना चीज़ें क्लिक करनी है बस। सुबह नहीं उठ पा रहे तो देर में रात में देर तक पढ़ो। टाइम टेबल का मतलब क्या है, देखो मेरे हिसाब से तो ये है कि 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटों को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक है आपका 8 आवर्स का, दूसरा भी है 8 आवर्स का, और तीसरा भी है 8 आवर्स का। कोशिश करिए कम से कम 16 घंटे आप दीजिए पढ़ाई में, और अन्य 8 घंटे में सारे काम करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं क्या क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन तो तुम लोग का होगा ना, मेरा तो काम जवाब देना है। टीचर का जो काम है वो तो जवाब देना है। चलिए खैर, हम लोग क्वेश्चंस मेरे आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो बाकी जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट भी हो, कोई समस्या हो ना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डालना। रणनीति अच्छी होनी बहुत जरूरी है, प्लानिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है, बहुत दिमाग से, यू शुड बी वेरी शार्प। आप इंजीनियर्स हैं ना, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपको बहुत शार्पली डील करना है चीज़ों को। आप लेमैन की तरह काम मत किया करो, आप हमेशा एक इंजीनियर की तरह काम किया करो। बात समझ में आया ना भाई? लेमैन जो था वो तो कुएं से पानी निकाल रहा था ना। इंजीनियर ने क्या किया, इंजीनियर ने कुएं से पानी नहीं निकाला, कुएं में टुल्लू पंप डाल दिया, समरसेबल डाल दिया, पानी अपने आप आ गया। बात समझ में आया ना? तो ये चीजें, ये फंडा है। चलिए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं।
बहुत सारे इंतज़ार के बाद आखिर थर्मोडायनेमिक्स की वो सुनहरी पीपीटी आ ही गई जिसका हम सबको इंतज़ार था। चलिए वेलकम करिए इनका, बहुत मुश्किल से आई हैं ये, और इनका स्वागत करते हुए पहले क्लास की तरफ थोड़ा सा बताइए कि क्या आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज की क्लास थर्मो वाली क्लास में एसएससी जेई के हैं। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। चलिए मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सॉरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको आंसर फटाफट देना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वर्क डन पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन पूछ रहा है, क्या इसका आंसर होगा बताओ। द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस, कहां पूछ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस में, एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन पूछ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन पूछ रहा है। वॉल्यूम V1 से V2 एक्सपेंड हो रहा है अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताओ W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, P dV होता है। अगर P कांस्टेंट है, अगर P कांस्टेंट है, इसको अंदर ही ले लो, इसको अंदर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज P dV। अगर P कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट तो P बाहर आ जाएगा, P बाहर आ जाएगा, dV अंदर हो जाएगा। dV कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 से V2 तक, तो P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। आई थिंक B नहीं C, B नहीं B, सॉरी, B इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, बताओ। आइस और वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, बताओ, बोलो भाई। इट इज क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड और हिट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम को एक तरीके से और बांटते हैं, देखो सिस्टम को एक तरीके से तो बांट दिया हमने इस तरह से, क्लोज्ड हो गया, ओपन हो गया और हो गया आइसोलेटेड। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, इसी सिस्टम का क्लासिफिकेशन दो तरीका इसका और हो गया। क्या तरीका हो गया, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। किसी दिन मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम पर डिटेल आपको बताऊंगा कि होता क्या है। उसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि फेज से आप क्या समझते हैं, फेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसी दिन मैं आपको गिब्स फेज रूल के बारे में भी बताऊंगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 45 to 50 मिनट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी इन अ वेरी नीट मैनर। समझ में आया ना। यहां पे इसका आंसर क्या है, हेट्रोजीनियस। बोलो ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लैरिटी आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए, विच एस्पेक्ट डज नॉट परटेन इन फ्री एक्सपेंशन। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, ध्यान देना, डज नॉट परटेन टू अ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है ये नहीं पूछ रहा, क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है। बताओ, क्या होता है ये नहीं पूछ रहा, क्या नहीं होता है ये पूछ रहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा बोलो। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है जानते हो। कितने लोग को फ्री एक्सपेंशन समझना है, कितने लोग को समझना है फ्री एक्सपेंशन, कितने लोग को फ्री एक्सपेंशन नहीं पता है। लिखो, फ्री एक्सपेंशन नहीं पता है सर, समझाइए फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, लिखो, फिर बताता हूं। पूछो जरा, कितने लोग को नहीं पता है, जरा पानी में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फ्री एक्सपेंशन पता ही नहीं है, पूछो, पूछो, समझाऊंगा। सबको पता है तो देखो, पता हो तब मत लिख देना कि नहीं पता है, टाइम बर्बाद होगा आपका। पता हो तो मैं सवाल लगवाऊं सीधे, पता हो अगर तो मैं सीधे सवाल लगवाऊं। अगर नहीं पता है ना, तो पता है आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप जो है, जो मेक माई करियर का YouTube चैनल है जिस पर ये क्लास चल रही है, इसमें आप ना प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी एक क्लास ही हमने ली है फ्री एक्सपेंशन पे। पूरी की पूरी एक क्लास हमने ली है फ्री एक्सपेंशन पे। बोलो यार, पूरी की पूरी एक क्लास ही हमने ली है फ्री एक्सपेंशन पे। वहां जाकर के पढ़ लेना, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है मालूम हो जाएगा।
थर्मोडायनेमिक्स के जो डेमो वीडियोस पड़े हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स के जो डेमो वीडियोस पड़े हैं ना, उसमें एक क्लास पूरी की पूरी फ्री एक्सपेंशन पे है। और जिसको ना मिले वो मेरे को व्हाट्सएप करना, हाय बोलना इस नंबर पे, मेरे से क्लास मांग लेना, मैं उसको लिंक भेज दूंगा, मैं अलग से लिंक भेज दूंगा। फ्री एक्सपेंशन में देखो होता क्या है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे हम लोग एक किसके सहायता से, किसी मेम्ब्रेन की सहायता से, मेम्ब्रेन की सहायता से, पतली झिल्ली की सहायता से हम इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे कोई गैस भरा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई गैस भरा होता है। जब इस मेम्ब्रेन को हम ब्रेक करते हैं, जब इस मेम्ब्रेन को हम ब्रेक करते हैं, एक बार में एक झटके से जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक की जाती है, जब मेम्ब्रेन, देखो यहाँ मेम्ब्रेन है, इसको ब्रेक करेंगे, जैसे इसको ब्रेक करेंगे, देखो एक झटके से ब्रेक कर रहे हैं, जब इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी गैस है वो फिल होगी, यहाँ फिल होगी, यहाँ फिल होना शुरू होगी, यहाँ फिल होना शुरू होगी ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। यहाँ वैक्यूम था ना, यहाँ वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जब फिल होगी तो वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। और जब वर्क हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा हम वर्क इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट समथिंग। क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। वर्क जीरो क्यों होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं? व्हेन वर्क इज कैलकुलेटेड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अगेंस्ट समथिंग। यहां कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, तो यहां पे जब कुछ ही नहीं है तो वर्क कैलकुलेट जब करोगे आप, तो इसको क्या ले लोगे, वर्क को जीरो ले लोगे। नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, हीट में कोई गेन और लॉस नहीं होता, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि प्रेशर तो रिलीज करेगा ना। यहां तक, यहां जो पूरी गैस यहां भरी हुई थी, ये पूरी गैस यहां भरी हुई थी, अब जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, इसको आप हटाओगे तो प्रेशर रिलीज करेगा, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होता। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, कर लेना। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, 2000 आई थिंक 19 में भी आया है या 2018 में भी आया है, और एक दो बार आया है। इसका आंसर हलवा जैसा आंसर है, फट से बताओ, बताओ क्या आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमारे बच्चे ही कर लेंगे, अब इसे तो तुम ही लोग पढ़ा लिया करो, अब इसको मैं क्या पढ़ाऊं, बहुत सिंपल है। हम्म, 4 का सी पार्ट ना, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और इसे क्या कहते हैं, जूल्स लॉ। क्या कहेंगे इसे, जूल्स लॉ। ठीक है, दिमाग कसरत कर रहा है ना, दिमाग कसरत कर रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ, अभी देखो फ्लूइड पढ़ा, अभी ये पढ़ा, थर्मो आ गया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उधर फ्लूइड में क्या चल रहा था, नई नई चीजें आ रही थी। तो ये जो कसरत है दिमागी रूप से ना, यही आपको सिलेक्ट कराता है। किसी भी परिस्थितियों में फटाफट स्विच कर रहे हैं चैप्टर्स, बट आप आंसर दे रहे हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा, बताओ 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर बोलो, बोलो भाई। एडियाबेटिक प्रोसेस है, द प्रेशर पी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेड बाय डेल्टा पी, दिस डेल्टा वी बाई भी पूछ रहा है, डेल्टा वी बाई भी पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। इसको ना मैं आप लोगों को मैं कहूँगा कि घर पे बैठ करके थोड़ा सॉल्व करना। तुम लोग को क्या चाहिए ना, तुम लोग को चाहिए ये कि गुरुजी ने सारे क्वेश्चन दे दें, सारे आंसर दे दें, और हमारा काम तो सेट हो जाएगा। हाँ, आप ऐसे मत किया करो, कुछ सवाल ना आप खुद से लगाया करो। जैसे मैं इसका आंसर कहो बता दूं, 5वें का कहो आंसर बता दूं, शायद इसका बी पार्ट आंसर आएगा, आप इसको ना खुद से सॉल्व करना बेटा, खुद से बैठ के लगाना, कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर पूछना मेरे से व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप पे तो कोई प्रश्न एक दो बच्चे ही करते हैं, हालांकि मैं 1-2 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तबियत न ठीक होने के कारण और थोड़ी व्यस्तताओं के कारण, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल दिन रात एक कर दो तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछ पूछ के। तुम लोग के पास क्वेश्चंस नहीं है क्या? देखो क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास तो उसके दो ही कारण हैं, या तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन सब निकल जा रहे हैं,
या तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कुछ समझे नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं अमूमन एक दिन में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम ये 25-30 बच्चे या 40 बच्चे जो भी क्लास मेरी लेते हैं, बल्कि देखते बाद में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में देखते हैं, तो कम से कम मेरे पास 100 क्वेश्चन तो पर डे आना चाहिए था ना। कम क्वेश्चंस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप या तो पूरा सॉल्व नहीं करते हो, या तो आप कंफ्यूज हो। चलो सॉल्व करना इसको, हाँ सॉल्व करके बताना मुझे आंसर क्या आएगा। कॉपी का फोटो खींच के भेजना, पूरा नोट्स बनाया करो तुम लोग, नोट्स नहीं बनाओगे तो ठीक नहीं होगा। एक्सप्रेशन P इंटू डी वी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन, ये तो आप जानते ही हो ना। P इंटू डी वी क्या देता है, W इज इक्वल टू P इंटू डी वी होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो लोग मेरे से पहले से पढ़े हैं वो नहीं, जो नए बच्चे हैं वो बताओ, जब जब हम वर्क की बात करते हैं, देखो जब जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम आपके सामने लिख देते हैं वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू P डी वी, या इस तरह का हम कुछ लिखते हैं। हम ये जो फार्मूले आपको लिखते हैं इस तरह से दिखाते हैं। एक बात बताओ, बचपन में कब, बचपन यानी कि 6th 7th में, 6th में से लेकर के 8th तक में आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा रहा होगा ना। क्या पढ़ा था आपने? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, पढ़ा था कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला हम यहां क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, हम ये वाला फॉर्मूला यहां क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं? हमेशा जहां भी देखो W की वैल्यू आएगी हम यही लगाते हैं, हम ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप करिए, किसी तरह की समस्या आपको है व्हाट्सएप करिए। मुझे बताइए, वाई वी यूज दिस फॉर्मूला ऑल द टाइम, वाई वी यूज दिस फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं भाई? ये सोचने वाला सही बना नहीं, ऐसे ना। कोई बताएगा मुझे हम क्यों इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं? वाई नॉट दिस, इसको क्यों नहीं यूज करते यार? ये भी तो कार्य का ही फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। हाँ बात तो सही है, लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि सर इसी से ये आया है, एक बच्चा कह रहा है कि ये है, लेकिन हम फोर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरा जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है वो ये है, व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग फोर्स। व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग फोर्स, हम यही वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है हम जानते हैं कि आप W इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा एक्स, यही होता है ना। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A, तो यहाँ से F निकालोगे तो P इंटू A आ जाएगा। फिर इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे उठा के पुट कर दोगे, यहाँ पे उठा के आप पुट कर दोगे। जब यहाँ पुट करोगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। देखो मैं सिखा दे रहा हूं, और A इंटू डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो? डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू डेल्टा V, ये हो गया। अब यहां हमने क्यों चेंज किया भाई? हम यहां पे क्यों चेंज कर रहे हैं? हमने ना चेंज करते तो क्या होता? हाँ दीपक केसरी का आंसर एकदम करेक्ट है, दीपक केसरी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्या आंसर करेक्ट है कि इन थर्मोडायनेमिक्स we deal with the thermodynamic coordinates। थर्मोडायनेमिक्स में हम किससे डील करते हैं? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स से डील करते हैं।
और थर्मोडायनेमिक के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आपका एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फंक्शन वगैरह है। हाँ, फोर्स डील्स विद द मैकेनिक्स, तो फोर्स डील विद द मैकेनिक्स। बात समझ में आया? अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे होते तो हम फोर्स वाले फॉर्मूले का चुनाव करते। अगर हम सोम पढ़ रहे होते, मशीन डिजाइन पढ़ रहे होते, तो हम स्ट्रेस को चुनते। हम थर्मो पढ़ रहे हैं तो थर्मो में या तो हम प्रेशर को चुनेंगे, या तो हम वॉल्यूम को चुनेंगे, या तो हम टेम्परेचर को चुनेंगे। यही इसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? 3 चीजों पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे। बात समझ में आ रहा है? तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। सवाल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? कहां लगाएंगे इसको हम, बताइए कहां लगाएंगे इसको हम? स्टेडी फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस का मतलब क्या है जानते हो? फ्लो प्रोसेस का मतलब क्या है जानते हो? ओपन सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओपन सिस्टम की। तो ये तो एकदम गलत हो गया। एकदम क्या हो गया? गलत हो गया। नॉन फ्लो रिवर्सेबल, ये सही लग रहा है, अभी कर देते हैं। ओपन सिस्टम एकदम गलत, बात ही नहीं है, ओपन सिस्टम की तो बात ही नहीं करना। एनी सिस्टम सब पे नहीं लगा सकते, केवल कहाँ लगा सकते हैं? क्लोज सिस्टम पे। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि यहां पर कैसा प्रोसेस होगा? नॉन फ्लो। नॉन फ्लो होगा ना, बोलो बेटा। सिस्टम क्लोज है तो वहां फ्लो नहीं होगा, नॉन फ्लो प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जबकि प्रोसेस कैसा हो? रिवर्सेबल। अगर ये रिवर्सेबल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ये तीनों कंडीशन एक साथ कहां फुलफिल हो रही हैं? बी पार्ट में। कहां फुलफिल हो रही हैं? बी पार्ट में। समझ में आ रहा है कि रटना पड़ेगा बच्चों? कितने लाइक्स हुए आज? बताओ, बहुत कम है। मेरी क्लास सुनो 60 करते हो, आज ओनली 44, ओनली। बोलो, इतने कम लाइक्स। आगे बढ़े हम लोग, 7 की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है? कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है? अच्छा, हम आपको सिखाते हैं आज की इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप चुनो कैसे। ये सवाल लगाओ, अभी हम सिखाएंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप कैसे सेलेक्ट करोगे। चलिए, स्पेसिफिक वर्ड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा फंडा है कि देखिए इंटेंसिव जब पूछे, कभी भी जब आपसे इंटेंसिव पूछे, अगर आपसे एग्जामिनेशन में इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछे
तो आपको पहली चीज क्या ध्यान देनी है, पहली चीज क्या ध्यान देनी है, पहली चीज ये ध्यान देनी है कि वहां पर किसी प्रॉपर्टी के नाम के पहले स्पेसिफिक वर्ड लगा है क्या। पहली चीज यह ध्यान देनी है, अगर स्पेसिफिक लगा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ मत देखो, बस खोज लो स्पेसिफिक लगा है कहीं क्या, बस हमारा आंसर मिल गया। जैसे कि यहां पर बताओ कहीं स्पेसिफिक लगा है क्या, ये लगा तो है, बस हो गया आंसर। बाकी ये सब कुछ मत देखो, इसका आंसर देखो ही मत, क्या है सीधे लगा दो, स्पेसिफिक लगा है आंसर मिल गया। अब अगर मान लो कहीं पर स्पेसिफिक ना लगा होगा तो अपनी तलाश और आगे बढ़ाओ। मैं अपने 10-12 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि पहले तो स्पेसिफिक मिल ही जाएगा, अगर स्पेसिफिक नहीं लगा है तो इस तलाश को आगे बढ़ाओ। आगे तलाश जो बढ़ेगी वहां पे आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? डेंसिटी दिख जाएगा। अगर डेंसिटी दिख गया तो ये टिक लगा दो। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं मैं व्यक्त कर दे रहा हूं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्पेसिफिक वर्ड आपको दिख जाएगा। अगर स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है तो डेंसिटी एक उदाहरण में कहीं ना कहीं लिखा ही रहेगा। डेंसिटी भी नहीं दिखा है तो दो और बड़े प्रसिद्ध उदाहरण हैं, वो आपको दिख जाएंगे। वो दोनों कौन कौन से हैं? या तो कंपोजिशन लिखा होगा कहीं ना कहीं, या तो ड्राइनेस फ्रैक्शन लिखा होगा। ये भी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कहीं विस्कोसिटी दिख जाए। ये 2-3 उदाहरण आपके सामने दिखेंगे, और ये सब कहीं नहीं दिख रहे हैं तो आप जान लो कि फिर आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहीं आपको दिख जाएगा। इन्हीं में से दिख ही जाएगा, है होना ही इन्हीं में से है। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं है। बात समझ में आया ना? तो ये पहचानने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। वैसे जहां तक है आप इसी दोनों में कर लोगे मैनेज, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव, बताइए इसमें से एक्सटेंसिव कौन सी है? टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं है, प्रेशर नहीं है, डेंसिटी नहीं है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी के अलावा और एक्सटेंसिव क्या होता है? इंथैल्पी के अलावा एंट्रोपी भी क्या होती है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी के फॉर्म है वो सबके सब क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। वो सबके सब क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी। यहां पर एनर्जी मतलब ये 3 देखने हैं बस, ठीक है ना? बाकी नहीं देखने हैं। काइनेटिक, पोटेंशियल, ये। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? बोलो यार, और कौन सी हो सकती है? और उदाहरण बताएं। वॉल्यूम हो सकता है, और बताएं मास हो सकता है, और बताएं लेंथ हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये सब एक्सटेंसिव हैं, ये सब एक्सटेंसिव हैं। यहाँ ये पूछा है, कहीं कुछ और पूछेगा। अरे समझ में आ रहा है? तुम लोग आज बहुत डल हो। थर्मो वाली क्लास थोड़ी डल हो जाती है। मैकेनिकल वालों, सिविल वाले रहते हैं ना, तुम लोग तेज रहते हो, खूब एकदम उत्साह में रहते हो, मार कमेंट करते रहते हो। अभी थर्मो वाली क्लास और इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक होनी चाहिए। हम सब करके बताओ सब लोग एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं? 2 घंटा सोचो, 2 घंटा बैक टू बैक पढ़ा रहा हूं, 2 आवर्स बैक टू बैक। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार 2 घंटा एक साथ एक टीचर पढ़ा रहा है। मेक इट मोर एनर्जेटिक, मोर इंटरेस्टिंग। चलो, सिविल वाले रहते हैं, तुम लोग बढ़िया लगे रहते हो, हाँ हाय हेलो चलता रहता है। जैसे ही वो लोग गए, तुम लोग थोड़े से डल रहते हो कि ठीक है अब तो अपने लोग हैं, देख लेंगे। चलो इस क्लास को करो फटाफट, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? 9 का आंसर 9 समझ लो। 9 जो है हर साल एग्जाम में पूछता है। एवरी ईयर इट इज आस्क्ड इन योर जेई एग्जामिनेशन। जेई हो, एई हो, बहुत बार पूछता है। क्या आंसर होगा बताओ जरा 9 का? 9 का आंसर तो रट जाना चाहिए सब बच्चों को। क्या होगा? एज पर द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में एनी सिस्टम, एनी की जगह एनी, हमारे टाइपिस्ट साहब ने एन जो है उनको पसंद नहीं आया तो हटा दिया उन्होंने। confined within a boundary is carried through a series of operations such that the final state is same as the initial state। बोलो, ऐसा चला कि जहां से चला था वहीं आ गया। फाइनल स्टेट किसके बराबर हो गई? इनिशियल स्टेट के बराबर हो गई। फाइनल किसके बराबर हो गई? इनिशियल के बराबर हो गई। यानी ये क्या बन गया? यानी ये सर्किल बन गया, यानी ये चक्र बन गया।
तो भैया इस चक्र में क्या होगा, नेट वर्क डन या नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर, यानी dQ इज इक्वल टू dW। सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। देखो अभी तुम लोग हाँ माहौल में आए हो, अब लग रहा है कि हाँ मैकेनिकल वाले हैं। मैकेनिकल वालों सारी ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रॉयल मैकेनिकल है। तुम लोग भूल गए क्या रॉयल मैकेनिकल वालों? एकदम डल डल से रहते हो। मैकेनिकल माने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ओनली ब्रांच जिसके पहले क्या लगता है, रॉयल, रॉयल वर्ड। देखा कितना खूबसूरत लिख भी दिया मैंने इसको। इसलिए और एनर्जेटिक रहना है, 25 से काम नहीं चलेगा। आई नीड मिनिमम 30 गाइज इनसाइड द क्लास। अपने घर में छोटे भाई को, बड़े भाई को, पापा को, दादा को, चाचा को, किसी को भी लाइव करो, बट आई नीड फॉर 30 to 40 गाइज इन द क्लास। अगर नहीं लाइव रहे मैं क्लास पढ़ाना छोड़ दूंगा, जान ला तुम लोग। और अगर 30 से 40 लोग लाइव रहे मैकेन थर्मो की क्लास में, तो थर्मो में वो पढ़ा दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो पढ़े हैं मेरे से ना, उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए भी हर चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन आई नीड मिनिमम 30+ गाइज इन माई क्लासरूम। ओके, किसी को लाइव करो, कहीं से लाइव करो, मेरे को नहीं पता। आई नीड ऑनलाइन लाइव लर्नर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंथैल्पी इज कैलकुलेटेड, ये क्वेश्चन तो रट लो, इसको तो भैया बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। इंथैल्पी क्या होता है, H इज इक्वल टू पी यू इंटू पी वी। प्रोडक्ट कोई से पूछोगे ना, एक तो इंथैल्पी की परिभाषा इतना कचड़ा लोगों ने भर दिया है। इंथैल्पी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। टीचर्स को मैंने सुना है बोलते हुए, व्हाट इज इंथैल्पी, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। आप पूछो विच काइंड ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, बट ही डजंट नो इट इज विच काइंड ऑफ एनर्जी दिस इज। तो प्लीज डोंट टेल एनीवन कि अगर आपको नहीं पता है किस प्रकार की एनर्जी है तो आप मत बताइए कि एनर्जी है। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इंथैल्पी एनर्जी होती है क्या, मुझे नहीं पता। मुझे जानते हो कब मालूम होगा, मुझे मालूम तब होगा जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। When I teach property of steam, then I will tell you the enthalpy is nothing but it is a kind of energy. अभी मुझे पता ही नहीं है क्या होती है इंथैल्पी, मुझे नहीं पता क्या होती है इंथैल्पी, मुझे पता ही नहीं है। फिर क्या होती है सर, कैसे बताएंगे? बता रहा हूं मैं कैसे बताऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन है। मैंने हमेशा बोला है बच्चों कि अगर आप ना थर्मो पढ़ना चाहते हो और वो भी जीडी पांडे से पढ़ना चाहते हो, तो सिलेंडर पिस्टन और पीवी डायग्राम, दो चीजें परंगत हासिल कर लोगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कमेंट पढ़ लूँ जरा मैं एक बार फिर से सबके। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। देखो जरा, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। अरे ये सिलेंडर पिस्टन है, हाँ है। क्या इसका प्रेशर कुछ होगा? हाँ होगा। कितना होगा? P। क्या इसका वॉल्यूम कुछ होगा? कितना होगा? V। क्या इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ होगी? हाँ होगी। कितनी होगी? U। कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को जोड़ दीजिए U में, मिल जाएगा H। मुझे नहीं पता ये एनर्जी है कि क्या है, मुझे बस इतना पता है, इफ वी ऐड द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वी गेट इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट। मत बोलना, अभी नहीं पढ़ाया ना अभी कि इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंथैल्पी भी क्या है, एक फंक्शन है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। नहीं पढ़ाया ना, मत बोलना, अभी पढ़ाऊंगा तब बोलना, जब प्रूफ कर दूंगा जिस दिन कि dq इज इक्वल टू क्या होता है, dh, चेंज इन द हीट इज इक्वल टू चेंज इन द इंथैल्पी, तब बोलना, आज नहीं। तो बच्चों आपसे विदा लेने का समय आ गया है। 10 के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 5 बजने भी वाला है। अब शिवेन सर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे विद द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें वो आपको शायद इस समय मेटल फॉर्मिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।